बच्चों, ए गर्ल विथ ए बास्केट पैराग्राफ के 7 पैराग्राफ अब तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 8वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम लेट along एनी नीड फॉर another basket. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. I realized at once what offense I had given. This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled, and dashed down the platform, headed for some gross hut that would have at least 30 cents that night. My arms were full. I had no room. इससे पहले वाले पैराग्राफ में लेखक बता चुका है कि वो पहले से ही काफ़ी टोकरियां और पंखे खरीद चुका था, इसलिए अब उसके पास और ज़रूरत नहीं थी, न तो उसके पास कोई स्थान था रखने के लिए। उसी बीच उसके सामने एक 9 वर्ष की सुंदर बालिका आई जो अपने सामान को बेचना चाहती थी, और उसके व्यवहार ने लेखक को इतना प्रभावित कर दिया कि उसके आगे का वर्णन लेखक इस पैराग्राफ में कर रहा है। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, यहाँ रूम का अर्थ कमरा नहीं बल्कि जगह, स्थान के लिए है। आई हैड नो रूम मीन्स आई हैड नो स्पेयर प्लेस टू टेक or to have any basket or fan. Let along any need, I had no need for any basket or fan. मुझे अब किसी टोकरी या पंखे की ज़रूरत नहीं थी। For another basket. फिर क्या हुआ? Balancing my basket and fans on my left arm. लेखक कहता है कि I had the baskets and fans in my right hand. I wanted to buy the basket of that little girl, so I took the basket and fan in my left arm. बैलेंसिंग, अब यहाँ बैलेंसिंग का अर्थ झुलाते हुए या संतुलन साधते हुए भी हम कह सकते हैं। अपने बाएं हाथ में लेते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। लेखक कहता है कि मैं दाहिनी कोट के पॉकेट में पहुंच गया। यहाँ पहुंचने का अर्थ क्या है? पॉकेट में पहुंचने का अर्थ क्या हुआ? अर्थात मैंने पॉकेट में अपना हाथ डाला। आई पुट माई हैंड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर, एक मुट्ठी, जिसको हम लोग फुटकर पैसा कहते हैं या गांव घर की भाषा में रेजगारी पैसा कहते हैं, खुले पैसे कहते हैं, जो भी कह लीजिए, खुदरा पैसे कहते हैं, जो भी कह लीजिए आप, वो एक मुट्ठी पैसा मुझे मिला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो 15 सेंट था सब मिला के। Which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. जिसको कि I deposited, मैंने जमा कर दिया। यहाँ जमा करने का अर्थ उसकी टोकरी में देने से है। Deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. जिसको कि वो छोटी बच्ची imploringly माने विनम्रता पूर्वक, करबद्ध भाव से, दोनों हाथों को जोड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक मेरे सामने खड़ी थी, उसकी टोकरी में हमने डाल दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने यह बताने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट। मैंने ये उसे समझाने का प्रयास किया। एक्सप्लेन का तो शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो व्याख्या करना होता है, लेकिन यहाँ व्याख्या करना उसका अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ अर्थ है समझाना, बताना। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया
कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। आई हैड नो नीड, आई डिड नॉट वांट टू बाई एनी बास्केट, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी, मैं तुम्हें ग्रेच्युटी दे रहा हूँ, उपहार दे रहा हूँ, तुम्हें दान दे रहा हूँ। एक्सटेंड, एक्सटेंड का अर्थ होता है बढ़ाना, फैलाना। तो यहाँ बढ़ाने और फैलाने का अर्थ क्या है? देने के अर्थ में उसका करेंगे अर्थ कि मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट के रूप में, विकल्प के रूप में। विकल्प किस चीज़ का है? वैसे तो मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास आवश्यकता नहीं है, तो उस खरीदने के बदले, इंस्टीड ऑफ बाइंग द बास्केट, आई वॉन्ट टू गिव यू मनी बिकॉज यू वॉन्ट मनी। तुम धन चाहती हो, पैसा चाहती हो, और मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं बदले में तुम्हें पैसा ही दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। इसी बीच मैंने तुरंत महसूस किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। आप यहाँ व्हाट ऑफेंस माने यहाँ बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़े अपराध से है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो फटे कपड़े, चिथड़े कपड़े पहनी हुई थी, रैक्स, चिथड़े, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एज माने कगार, किनारा, एंड ऑफ द स्टारवेशन, भूखमरी, जो भूखमरी के कगार पे खड़ी थी। रेज्ड हर चिन, अपने चिन्ह को, चिन्ह कहते हैं इस चेहरे का सबसे निचला हिस्सा, ठुड्डी जिसको कहते हैं हम, उसको रेज्ड हर चिन्ह, अपने चिन्ह को उठाई ऊपर, अपना अर्थात अपना चेहरा ऊपर किया। रीच्ड इन द बास्केट, बास्केट में हाथ डाली, बास्केट में पहुंचना, बास्केट में हाथ डालना। एंड विथ ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे प्राइड और ग्रेसियसनेस के साथ, पूरे आत्मगौरव और शालीनता के साथ। यहाँ प्राइड का अर्थ गर्व नहीं करेंगे, आत्मगौरव और शालीनता के साथ, स्वाभिमान और शालीनता के साथ। ऑफ ए लेडी, जो एक महिला का होता है। अब यहाँ महिला और बच्चे से क्या मतलब? वो बच्ची बहुत छोटी थी, उसके पास शालीनता और स्वाभिमान का शायद उतना अच्छा ज्ञान नहीं था, फिर भी उसे वह एक मैच्योर्ड लेडी की तरह, परिपक्व महिला की तरह शालीनता और स्वाभिमान दिखाते हुए हैंडेड द मनी बैक टू मी, पैसा मुझे वापस कर दिया। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे मेरा पैसा वापस कर दिया। और देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, और मेरे पास एक ही उपाय था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछ डाली, आंसू गिर रहे थे आंखों से, तो आंखों को पोंछा उसने। स्माइल्ड, मुस्कराई, और डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से शीघ्रता से, तेजी से भागी। हेडेड फॉर सम ग्रॉस हट, हेड माने सिर होता है, हेड माने आगे बढ़ना भी होता है, तो हेडेड मीन्स आगे बढ़ी। फॉर सम ग्रॉस हट, घास की झोपड़ी की तरफ, तो तरफ। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उस रात शायद उसने 30 सेंट कमाए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। I told him it was one reason that I had fallen in love with India. लेखक उस लड़की के व्यवहार से इतना प्रभावित था और भारतीयों के व्यवहार से इतना प्रभावित था कि जब वो दिल्ली वापस आया तो कहता, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन 1950 की घटना है, उन दौरान नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उसने ये कहानी नेहरू जी को बताई, पूरी सुना दी कहानी। और आई टोल्ड हिम, और नेहरू जी से यह भी बताया कि इट वाज वन रीजन, यह एक कारण है, यह एक कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत के लव में फॉलन, फॉल फेल फॉलन, फॉल माने गिरना और पड़ना दोनों अर्थ होता है, तो मैं भारत के प्रेम में पड़ गया हूँ, अर्थात मैं भारत से प्रेम करता हूँ। The people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. The people I saw in India, भारत में जिन लोगों को हमने देखा, चाहे those in the villages, जो गांव के वाले रहे हों, as well as those in high offices, जो उच्च पदों पर रहे हों,
हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, सब में स्वाभिमान भरा हुआ था और सब में डिसेंसी माने शालीनता की जीवंत भावना थी। लाइवली सेंस, लिवली सेंस, जीवंत भावना थी शालीनता की, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता की। माने भारत के लोग स्वाभिमानी और बहुत अच्छे नागरिक थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और भारतीयों के मन में इंडिपेंडेंस के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति पैशन थी, उत्कट अभिलाषा, प्रबल भावना, जबरदस्त भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये 9 वर्ष की बच्ची, बार्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो स्क्वेलर और पॉवर्टी में पैदा हुई थी। स्क्वेलर मीन्स गंदगी और पॉवर्टी मीन्स गरीबी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो ग्रामर में भी और मैनर में भी। ग्रामर अर्थात व्याकरण, व्याकरण का है अर्थ स्कूली शिक्षा से, जिसकी स्कूली शिक्षा भी नहीं हुई थी। यूँ तो ग्रामर का शाब्दिक अर्थ व्याकरण होगा, अब व्याकरण का अर्थ यहाँ हम स्कूली शिक्षा से लेते हैं। मेरी जो सोच बनती है इस विषय पर, ग्रामर एंड मैनर, मैनर मीन्स व्यवहार। अब व्यवहार परिवार से सीखता है आदमी समाज से सीखता है, लेकिन उस बच्ची के लिए एक अच्छा समाज भी नहीं था, तो इसलिए कहते हैं अनएजुकेटेड थी, चाहे स्कूल से अथवा अच्छे समाज से। हैड गिवन मी, उसने मुझे दे दिया था। क्या दिया था? ग्लिम्स, एक झलक। वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की। अब वार्म का अर्थ तो गर्म करेंगे, सोल मीन्स आत्मा, इंडिया माने भारत, देश, देश की गर्म आत्मा। देश की गर्म आत्मा माने भारत की जीवित आत्मा, जीवंत आत्मा। भारत की जो आत्मा है उसका उसने दर्शन करा दिया था। धन्यवाद।